हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम केमिकल फार्मूले के जो लॉज होते हैं वो पढ़ने वाले हैं और जो मोल कॉन्सेप्ट होता है यानी कि मोल क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, केमिकल फार्मूले के कुछ लॉ होते हैं। तो इसका पहला लॉ है द नेम ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स इज चेंज टू हैव द एंडिंग आइड। यानी कि जो नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं, अब देखिए जो नॉन मेटल होते हैं, मेटलाइट्स, इन सब के ऊपर मैंने जो पीरियोडिक टेबल है उस पर बेस्ड पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको नॉन मेटल ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, जो नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड होते हैं मेटलाइट्स के, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद है। तो जो राइट हैंड साइड होते हैं मेटलाइट्स के वो सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। तो नॉन मेटल जो एलिमेंट होते हैं, अगर किसी कंपाउंड में नॉन मेटल एलिमेंट लास्ट में है तो उसका जो लास्ट में नाम आएगा उसके लास्ट में आइड लग जाएगा। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कोई कंपाउंड है, किसी के लास्ट में अगर आइड लिखा हुआ है तो वो नॉन मेटल भी है, और उसके लास्ट में आइड इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये केमिकल फार्मूले का लॉ होता है कि किसी भी नॉन मेटल एलिमेंट के जो लास्ट में आइड लगाया जाएगा। और जैसे इसका एग्जाम्पल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, ये नॉन मेटल है तो इसके लास्ट में आइड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे आइड, देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है। फिर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है इसलिए इसके लास्ट में भी आइड लगा हुआ है। तो इस तरह से जो होते हैं जितने भी कंपाउंड और उनके लास्ट में जो नॉन मेटल आएगा उसके लास्ट में आइड लगा होगा। तो देखिए, नेक्स्ट लॉ है The combination between two different non-metal elements in which the less electronegative non-metal element is written on left hand side whereas the more electronegative element is written on right hand side। मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में, अब जो कंपाउंड बना हुआ है वो दोनों नॉन मेटल एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसमें दोनों नॉन मेटल एलिमेंट हैं, तो अब उसमें कैसे अपन पहचाने कि कौन सा नॉन मेटल एलिमेंट लेफ्ट पे लिखा जाएगा या कौन सा राइट पे लिखा जाएगा। तो ऐसे में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि उसकी जो वैलेंसी है या उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव में है और ज़्यादा है, तो उसे राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और जिसकी वैलेंसी है, जिसका चार्ज माइनस में है या प्लस में है और कम है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। तो ऐसे बन जाता है कि दोनों नॉन मेटल एलिमेंट अगर हैं तो उनके ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसके हिसाब से उसको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। तो अब ये दोनों ही नॉन मेटल एलिमेंट है, तो अपन ने इसको CO कैसे लिखा, तो कार्बन जिसकी वैलेंसी प्लस या -4 होती है, तब इसमें +4 भी है -4 भी है, भले ही -4 ज़्यादा है लेकिन इसमें +4 भी है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो ऑक्सीजन की -2 होती है, इससे कंपेयर करा जाएगा तो वो कम होगा। यानी कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन पहले लिखा जाएगा, ऑक्सीजन बाद में लिखा जाएगा। इस तरह से दोनों नॉन मेटल एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है, देख सकते हैं आप। अब देखिए, यहाँ पर दो नॉन मेटल एलिमेंट थे, पर अगर किसी कंपाउंड में एक नॉन मेटल एलिमेंट है और दूसरा नॉन मेटल एलिमेंट नहीं है, कोई और है, तो उस हिसाब से अपन कैसे लिखेंगे। तो उसमें भी यही होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए, इसका एक और लॉ होता है, वो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट लॉ है व्हेन देयर आर मोर देन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड देन द नंबर ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस इन द फॉर्मूला। मतलब कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में जो एटम है वो एक या एक से ज़्यादा है, तो उसमें मतलब लिखा जाएगा, जो कंपाउंड में उसका जो नाम लिखा जाएगा उसमें कुछ प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। प्रीफिक्सेस यानी जैसे अगर एक एटम है तो उसमें मोनो लगाया जाता है, 2 एटम डाई, 3 एटम ट्राई, 4 एटम टेट्रा, 5 एटम पेंटा, वैसे ही 6 तो हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा और 10 डेका। तो इस तरह से ये लगाए जाते हैं। जैसे कि मोनो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्बन हो एक ऑक्सीजन हो तो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मोनोऑक्साइड इसलिए लगा क्योंकि वो एक है। फिर वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 है इसलिए डाई लग जाता है। वैसे ही ट्राई और टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्सेस लग जाते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा एटम, देख सकते हैं आप। चलिए, तो अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स। यानी यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं, यानी मतलब उन कंपाउंडों के यहाँ पर फॉर्मूला लिखे गए हैं, तो इन फॉर्मूले के हिसाब से अपन को उन कंपाउंड का नाम लिखना है। तो देखिए, पहले है यहाँ पर CO। तो यहाँ पर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कार्बन
मोनो। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो जो कार्बन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के से कम होती है, तो इसलिए कार्बन पहले लिख गया। अब ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे, और ये एक नॉन मेटल है इसलिए इसके लास्ट में आइड लगाया जाएगा, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट है CO2। तो फिर से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, तो कार्बन पहले लिखेंगे, तो कार्बन। अब देखिए यहाँ पे 2O है, यानी O के आगे 2 लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए जब 2 होते हैं तो डाई लगता है, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा डाई, और फिर से ऑक्साइड आ जाएगा क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट है NF3। तो N मतलब नाइट्रोजन, और F मतलब फ्लोरीन, और यहाँ पर 3 है, 3 फ्लोरीन है, तो इसलिए इसके आगे ट्राई लग जाएगा, तो नाइट्रोजन ट्राई। फिर फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, तो फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। फिर नेक्स्ट है CCl4। तो कार्बन पहले ही लिखा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन लिख देंगे। फिर Cl यानी क्लोरीन, ये एक नॉन मेटल है और इसके आगे 4 लगा हुआ है, यानी कि 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा, और क्योंकि ये नॉन मेटल है इसलिए इसके आगे लग जाएगा क्लोराइड। फिर देखिए नेक्स्ट है PCl5। तो P यानी फॉस्फोरस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉस्फोरस। फिर देखिए क्लोरीन 5 है, तो जब 5 होते हैं तो अपन लिखते हैं पेंटा। क्लोरीन 5 है तो इसलिए लग जाएगा पेंटा क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेंटा क्लोराइड, तो इसका नेम हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। फिर देखिए नेक्स्ट है SF6। तो S यानी सल्फर, F यानी फ्लोरीन, तो सबसे पहले सल्फर। फिर देखिए फ्लोरीन यहाँ पर 6 है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो 6 है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा हेक्सा। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है इसलिए इसके आगे लग जाएगा फ्लोराइड, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इस तरह से कोई अगर फॉर्मूला दिया गया है केमिकल फॉर्मूला, तो उससे अपन इसके नाम लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए तो आप जानते हैं कि मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए मोल को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होता है कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, यानी वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ग्राम्स में अगर करा जाए, उसकी जो एटॉमिक मास है, यानी किसी एटम का, मतलब कोई सब्सटेंस किसी एटम से मिलकर बना हो, उस एटम का जितना भी एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है अगर कह दें, तो उसे अगर ग्राम में कैलकुलेट किया जाए तो जितना भी जो निकल कर आएगा ग्राम में, उसका जो मास निकल कर आएगा या वेट निकल कर आएगा, उसे ही हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, तो अगर इसे 16 ग्राम में लिखा जाए तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल कहलाएगा, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए मोल क्या है, ये इसी क्लास में हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसी सब्सटेंस में 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट है ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है। तो 1 मोल में यानी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसमें जो मॉलिक्यूल से मिलकर जो सब्सटेंस बना हुआ है, अगर उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके जो उसका मास आएगा या जो वेट आएगा उसे कहते हैं अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका पहले अपन को मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसका 2 में 2 कर देंगे, 12 + 16 × 2 32 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे तो 44U, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो 44U आ जाएगा। तो अगर अपन इसे 44U ना लिख के 44 ग्राम से लिखेंगे तो ये 1 मोल ऑफ CO2, यानी 1 मोल अगर CO2 अपने लिया है, 1 मोल CO2 लिया है तो उसमें 44 ग्राम्स आ जाएंगे। फिर देखिए, द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है किसी सब्सटेंस का, वो किसी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मास ग्राम में बताता है कि 1 मोल में कितने ग्राम या कितने मॉलिक्यूल्स। तो वैसे ही जैसे 1 मोल यानी 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दोनों की जो नंबर होते हैं मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के वो दोनों सेम होते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए तो अब देखते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, तब हमें मोल बताना है कि मोल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप हो, उसी को एक मोल कहते हैं किसी सब्सटेंस का। तो 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल पे लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटम है अगर उसका 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिया जाए तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम में इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। फिर 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिया जाए, जैसे O2 लिया जाए अगर 1 मोल तो उसमें 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एवोगाड्रो कौन है, तो ये एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, इनका फुल नेम है एमिडियो एवोगाड्रो। तो इन्हीं ने ये एवोगाड्रो नंबर दिया था, इन्हीं ने मतलब ये मोल का बताया था कि 1 मोल के अंदर 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन्हीं के ऑनर में यानी कि रिस्पेक्ट में इसको एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है, देख सकते हैं आप। देखिए, तो मोल को निकालने का यानी 1 मोल के अंदर कितने एटम हैं या जो भी सब्सटेंस का जितना भी ग्राम दिया गया है उसमें मोल निकालने का या उसके अंदर कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारी कैलकुलेट करने का मोल के लिए कुछ फार्मूले होते हैं एटम और मॉलिक्यूल के लिए। तो चलिए वो फार्मूले देखते हैं। तो देखिए, किसी मोल में अगर एटम्स निकालने अपन को, कि मतलब किसी एलिमेंट में अगर उसके मोल में कैलकुलेट किया जाए तो उसके मोल जितने भी दिए गए हैं उसमें कितने एटम्स होंगे। तो अगर मोल अपन को एटम के लिए निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम्स बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो ये होता है मोल निकालने का अगर एटम के लिए हो। अब अगर किसी सब्सटेंस में अपन को जो मोल निकालने वो मॉलिक्यूल्स के लिए निकालने तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स बाई ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये होते हैं दोनों फार्मूले, इन्हीं पर बेस्ड अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी कि हमें कैल्शियम दिया गया है 5 ग्राम, हमें इसमें मोल निकालने हैं कि 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे। तो हमें पता है कि जब हमें कोई एटम दिया गया और उसमें जब हमें मोल निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला लग जाता है मास ऑफ एलिमेंट ग्राम्स में बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्व में। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर पहले मास ऑफ एलिमेंट देखना पड़ता है ग्राम में। तो मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 5 ग्राम दिया गया है, कैल्शियम एलिमेंट है 5 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अपन को एलिमेंट का मास दिया गया है। फिर देखिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है तो वो होता है 40U। अब हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 ग्राम, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो ये हो जाएगा कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास। अब हम इन वैल्यू को इसमें बस पुट कर देना है और कुछ नहीं है। तो मैं नंबर ऑफ मोल को m से डिनोट कर देता हूँ। देखिए, तो ये होगा m मोल, आप समझ जाइएगा। फिर देखिए मास ऑफ एलिमेंट 5 ग्राम है तो ऊपर 5 आ जाएगा। फिर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट
40 ग्राम है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब हम इसे कट कर देंगे तो 1/8 इज इक्वल टू 0.125 मोल्स। तो इतने मोल आ जाएंगे 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में, यानी अगर कैल्शियम अपन ने 5 ग्राम लिया है तो उसमें 0.125 मोल्स आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, यानी कि अब हमें मास निकालना है 4 मोल एल्यूमिनियम एटम में कितने आएंगे, यानी अपन को मोल गिवन है 4 और ये निकालना है कि एल्यूमिनियम एटम कितने होंगे 4 मोल में। तो यहाँ पर मैं सॉल्व में लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यहाँ पर अपन को नंबर ऑफ मोल गिवन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 4 मोल्स। फिर देखिए ग्राम एटॉमिक मास, तो अगर एलिमेंट दिया गया है तो अपन अपने आप से निकाल ही लेंगे। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 U होता है, तो अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 27 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। अब बस इन वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए मोल अपन को 4 गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। फिर ये मास ऑफ एलिमेंट गिवन नहीं है, तब ये मास है, तो इसे मैं W से शो कर देता हूँ। आप समझ जाइएगा कि ये जो वेट है ये एलिमेंट का वेट है ग्राम में। और फिर ग्राम एटॉमिक मास अपन को 27 गिवन है, तो 27। अब हम इसका सिंपली इसमें 2 कर देंगे, तो वेट आ जाएगा 4 × 27। 4 × 27 करेंगे तो 108 ग्राम्स बस। तो इससे 4 मोल में 108 ग्राम्स होते हैं एल्यूमिनियम के, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि अब हमें एटम की संख्या निकालनी है 0.2 मोल सोडियम में, यानी सोडियम का 0.2 मोल लिया है तो 0.2 मोल में कितने एटम होंगे ये अपन को बताना है। तो अपन को पता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम होते हैं, तो हमें 0.2 मोल के लिए निकालना है। तो हम यहाँ पर सिंपली फिर यहाँ लिख देते हैं गिवन तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.2 मोल। तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो अब हमें 0.2 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 0.2 का हम 6.022 × 10⁻23 में 2 कर देंगे, इतने एटम्स अपने पास आ जाएंगे। तो अब इसका इंटू कर देते हैं, तो इसका इसमें इंटू होगा तो 1.2044 × 10⁻23, तो इसे अपन इस तरह से लिख लेंगे × 10⁻22 एटम्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम, यानी कि 9.033 × 10⁻24 एटम दिए गए हैं हीलियम के। अब हमें ये बताना है कि इतने एटम में कितने मोल होंगे हीलियम के। तो अपन को पता है कि 1 मोल एटम का 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल किसी एटम के लिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली सॉल्व। तो यहाँ पर अपन को गिवन है नंबर ऑफ एटम्स अपन को गिवन है 9.033 × 10⁻24 एटम्स, और हीलियम के एटम है ये, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ऑफ हीलियम। अब देखिए हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम होते हैं, तो हमें इतने एटम के लिए निकालना है, तो हम सिंपली इससे इसका डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका 9.033 × 10⁻24 का डायरेक्टली अपन 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 23 है, ये 24 है, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी ये पावर तो इससे माइनस हो जाएगी।
24 में से 23 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि ये जो पूरा है ये इस 24 से कट जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 टू द पावर 24 माइनस 23 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 मतलब 10, तो इसलिए यहाँ पर 10 बचेगा। अब देखिए 9.033 यहाँ पर 3 डिजिट का पॉइंट है और 6.022 यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएंगे। फिर देखिए इसे हम काटेंगे इससे, तो ये कटेगा 1.5 बार में, तो 1.5 इंटू 10, तो 1.5 का 10 से इंटू करेंगे तो 15 मोल्स। तो 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स 15 मोल में आ जाएंगे हीलियम के, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेटिंग 2.8 ग्राम। यानी कि अब हमें आयरन के एक पीस दिया गया है 2.8 ग्राम, इसमें हमें निकालना है कि आयरन एटम्स कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो आयरन है वो 1 मोल कब होगा, यानी 1 मोल आयरन कब होगा। तो जब 1 मोल आयरन तभी होता है जब उसका जो एटॉमिक मास हो वो ग्राम में लिया जाए। तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो 56 U होता है, तो इसे अपन ग्राम में ले लेंगे तो 56 ग्राम हो जाएगा सिंपली। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गिवन। तो अपन को पता है कि 2.8 ग्राम अपन को मास दिया गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ आयरन 2.8 ग्राम दिया गया है। फिर देखिए 1 मोल आयरन में 56 ग्राम आयरन वेट होगा। फिर हम यहाँ पर रख देंगे 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का 1 मोल है जिसमें 56 ग्राम आयरन है और 56 ग्राम आयरन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स हैं। तो 56 ग्राम में इतने आयरन के एटम्स हैं, तो अपन को 2.8 ग्राम का निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 ग्राम में कितने आयरन एटम्स होंगे। पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 56। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा उसके हम 2.8 से इंटू कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ही 2.8 से इंटू कर देता हूँ। तो अब जो आंसर निकल के आएगा वो फाइनल आंसर निकल कर आएगा 2.8 ग्राम में कितने आयरन के एटम्स होंगे। तो पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, ये इससे कट हो जाएगा, इसकी एक पावर से इसका n2 हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 22 बचेगा और 10 टू द पावर 23 मतलब 10 टू द पावर 23 को अपन 10 टू द पावर 22 इंटू 10 लिख सकते हैं। क्योंकि जब एक संख्या होती है, आपने पढ़ा होगा मैथ में कि अगर जो सेम मतलब जो डिजिट है उसका अपन सेम डिजिट से इंटू कर देंगे तो ऊपर जितनी पावर है उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 है, इसमें अपन 1 पावर ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक पावर हटा ली। तो अब ये जो 10 बचा इसका हम 2.8 से इंटू कर देंगे, तो ये आ गया, इसमें हम 2.8 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 22 इंटू 28 यहाँ पर अपन को बचेगा। 28 यहाँ पर बचा, इसे हम इससे जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और ऊपर पावर बचेगी 22। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 22। ठीक है, तो अब मैं इसे इससे काट दूंगा। जब इसे हम इससे काटेंगे तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स आ जाएगा। तो 2.8 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। तो 2.8 ग्राम अगर आयरन है तो उसमें 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स होंगे, देख सकते हैं आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स 12 ग्राम व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब कि 1 मोल कार्बन का जो वेट होगा, जो वजन होगा वो 12 ग्राम होगा। तो अब अपन को ये बताना है कि एक एटम कार्बन का लिया जाए तो उसका जो मास हुआ ग्राम्स में वो कितना होगा। तो अब देखिए हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन यानी अगर कार्बन का 1 मोल है तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स होंगे। तब यहाँ पर 1 मोल अगर कार्बन का लिया जाए
तो कैसे पता लगेगा कि 1 मोल कार्बन में कितना वेट होगा उसका? तो यहाँ पर लिखा ही है कि 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स 12 ग्राम। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 U होता है, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 ग्राम, तो ये इसका मोल हो जाएगा 12 ग्राम यानी 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन अगर लिया गया, मतलब 1 मोल लिया गया है कार्बन के लिए, तो वो 12 ग्राम कार्बन आएगा 1 मोल में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, तो यहाँ सीधा ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। अब हमें 1 एटम का निकालना है, तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे, या एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और अपन को पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो 12 ग्राम में यानी 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। अब हमें एक एटम के लिए निकालना है, तो हम सीधा 12 का मतलब इसका इससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 का 12 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो 1 एटम के लिए निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें इसे बस सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो ये 10⁻23 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻23 बाई 6.022। अब हम इसे जब इससे कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.99 समथिंग इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो ये एक एटम कार्बन का इतने वेट का होगा ग्राम में। अगर कन्वर्ट किया जाए तो जो एक एटम होगा कार्बन का उसका जो वेट होगा ग्राम में वो इतना होगा, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराए ये थोड़े लो लेवल के और बेसिक क्वेश्चन थे। तब जो इनके हाई लेवल के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।